समानता का पारिभाषिक विवेचन में मॉन्टेस्क्यू इनका कथन नोट कर लीजिए आप। कोई भी शब्द नहीं होगा जिसके इतने विभिन्न अर्थ हों। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि स्वतंत्रता की भांति समानता के संबंध में भी लोगों ने बहुत अधिक विचार व्यक्त किए, जिसमें बहुत सी विभिन्नताएं हैं। कोई भी शब्द नहीं होगा जिसके इतने विभिन्न अर्थ हों, जिसके इतने विभिन्न अर्थ हों और मनुष्य के हृदयों पर इतनी गंभीर छाप छोड़ी हो, और मनुष्य के हृदयों पर इतनी गंभीर छाप छोड़ी हो। लास्की, विचारक लास्की का भी आप नोट कर लीजिए। संपूर्ण राजनीति विज्ञान में समानता की धारणा से कठिन अन्य कोई धारणा नहीं है। समानता की धारणा से कठिन अन्य कोई धारणा नहीं है। रसदल, विचारक हैं रसदल। समानता का अर्थ है कि बराबर वालों में समानता, और असमान स्तर के व्यक्तियों में असमानता, अर्थात अन्य बातों के समान होने पर, समान होने पर मेरा हित उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी अन्य व्यक्ति का हित। लास्की, हो गया है। परिभाषा नोट कर लो लास्की का कि परिभाषा किस तरह से देते हैं। समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों का उपयोग करने का
यथाशक्ति समान अवसर, यथाशक्ति समान अवसर प्रदान करने का प्रयत्न है। यथाशक्ति समान अवसर प्रदान करने का प्रयत्न है। इसमें हम दो चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 में आप समाज में किसी भी व्यक्ति या वर्ग विशेष को किसी प्रकार के विशेषाधिकार न प्रदान किए जाएं, ठीक है ना। नंबर 2, सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु बिना किसी भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध कराए जाए। यही दो बात वहाँ पर भी लास्की ने कहा है। पहला क्या? विशेष सुविधाओं का अभाव, ठीक है। पहला क्या? विशेष सुविधाओं का अभाव। और दूसरा क्या? सबके लिए समान अवसर। दूसरे के लिए, सबके लिए समान अवसर, समानता की दो प्रमुख बातें। विशेष सुविधाओं का अभाव, विशेष सुविधाओं का अभाव का अभिप्राय यह है कि सभी लोगों को एक जैसी सुविधा, सभी लोगों को एक जैसी सुविधा। दूसरी तरफ कि सबको अवसर समान दिए जाएं, यही ना, सबके लिए समान अवसर। ये दो प्रमुख बात है समानता की, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला हमें इस बात का क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि विशेष सुविधाओं का अभाव हो। विशेष सुविधाओं का अभिप्राय यह है कि हम किसी सबको हम एक जैसी सुविधा देंगे, नंबर 1। और नंबर 2, सबके लिए समान अवसर, सबके लिए समान अवसर। यह समानता की दो प्रमुख चीज़ें हैं, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। हम आ जाते हैं अब समानता के विभिन्न प्रकार में, ठीक है। समानता के विभिन्न प्रकार, इसको नोट कर लीजिए आप, इसकी हम व्याख्या भी कर देते हैं। समानता के विभिन्न प्रकार। नंबर 1 में शारीरिक समानता। ठीक है ना। शारीरिक समानता, शारीरिक समानता का प्राय क्या है? शरीर है तो शरीर किस तरह से होगा? एक स्वस्थ होगा, एक दूसरा क्या होगा? अस्वस्थ होगा। दो भागों में इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे, एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ। अगर किसी समाज में, या हम यह कह सकते हैं नागरिक शास्त्र की दृष्टि से, राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से, कि किसी समाज में अस्वस्थ लोगों की संख्या अधिक है, या यह कह सकते हैं कि स्वस्थ लोगों से अलग है, अधिक है, तो यह भी हो सकता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया, ठीक है ना। समान व्यवहार नहीं किया गया। किस रूप में? इलाज के रूप में। प्लेटो ने इस संदर्भ में कुछ कहा है, उसे आप नोट कर लीजिए। प्लेटो ने कहा है कि स्वाभाविक रूप से सब मनुष्य समान हैं। स्वाभाविक रूप से सब मनुष्य समान है। किसका कथन है? प्लेटो का। प्लेटो का गुरु कौन था? प्लेटो का गुरु, प्लेटो का शिष्य कौन था? प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, और प्लेटो का गुरु सुकरात, ठीक है ना।
सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान। ठीक है ना, यह ध्यान होना चाहिए आपको। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, एक क्रम है। इसमें आप समझ सकते हैं स्वाभाविक रूप से सब मनुष्य समान हैं और सबका निर्माण एक ही निर्माता ने, सबका निर्माण एक ही निर्माता ने एक ही मिट्टी से किया है। एक ही निर्माता ने एक ही मिट्टी से किया है। ठीक है ना, तो प्लेटो कहता है, अर्थात मनुष्यों में किसी प्रकार की कोई भेदभाव जिसने भी बनाया उसने नहीं किया है। प्लेटो के कहने का आशय यही है। नंबर 2, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता रंग रूप कुछ शब्द हैं, उसको आप लिख लीजिए जो जिनकी चर्चा अक्सर होती है। रंग रूप जाति धर्म, जाति के बाद पंथ लिखो। हाँ, पंथ लिखो, पंथ ही जानो उसको। ये धर्म शब्द आज़ादी के बाद कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज कर दिया है राजनीतिज्ञों को भी और राजनीति के विद्यार्थियों को भी। जाति, पंथ, लिंग, ऊंच नीच, लिंग का अभिप्राय स्त्री या पुरुष। हालांकि सरकार ने अब 3 श्रेणियां बना दी, स्त्री पुरुष या स्त्री पुरुष। हाँ, जैसे आज आरक्षण मिलता है, जैसे ST SC वालों को मिला है, तो जैसे जो अन्य वाले हैं उनके लिए तो कोई आरक्षण नहीं। जन्म से देखा जाएगा। तुम्हारा सवाल एकदम वाजिब है। आप इसको जान लीजिए कि किसी को किसी प्रकार का यह अपवाद है। अभी हम समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून में यह अपवाद है। ये कहा जाता है कि सबको हम समान अवसर देंगे, यही कहा गया ना, कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता की बात की गई है, नहीं की गई है ना। हम भारत के समस्त नागरिक एक समान हैं, सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अपवाद में क्या है, आरक्षण भी है। क्या है, आरक्षण भी है। जैसे आपका यह सवाल था, उन लोगों को एक शब्द कहा गया, आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, बृहन्नला। सुना है, बृहन्नला। ठीक है, कुछ शब्द आप लोगों को जानना चाहिए, उसके मायने क्या है, अर्थ क्या है। भरे समाज में आप बैठे हुए हैं, किसी कोई अगर हिजड़ा है, अगर आप उसको हिजड़ा बोल देंगे तो उससे अच्छा नहीं लगेगा। आपस में आप बृहन्नला कह दिए तो हो सकता है कि बृहन्नला का अर्थ उसे पता ही ना हो, तो आपकी बात भी होगी, आप समझ भी गए और किसी को बुरा भी नहीं लगा। व्यंग्यात्मक तरीके से कोई भी शब्द किसी के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें 3 श्रेणियाँ बना दी गई, एक स्त्री, दूसरा पुरुष और तीसरा हुआ बृहन्नला। ठीक है ना। अभी जैसे प्रियांशु का प्रश्न था कि उनको आरक्षण मिलेगा कि नहीं, यही ना। नहीं, जैसे कि होता है कि लेडीज या जेंट्स, जैसे कि लेडीज खड़ी होंगी, जैसे पिछली बार नगर पंचायत में था, तो उनको वो किस में, लेडीज या जेंट्स। हाँ, यह सवाल है आपका, बहुत ही वाजिब सवाल है आपका। ठीक है ना। मुझे लगता है कि अभी इस पर कानून नहीं बना है, इस पर कोई पत्राचार होना चाहिए। कोई पत्राचार होना चाहिए कि जहाँ स्त्री या पुरुष के नाम पर सुविधाएं मिलती हैं,
पुरुष में तो शामिल हो सकते हैं, पुरुष में तो स्त्री भी शामिल हो जाती है चुनाव में, मनाही नहीं है। जो जैसे सीटें होती हैं तो एक शब्द आता है अनारक्षित। अनारक्षित का अभिप्राय कि इस पर कोई भी लड़ सकता है, ठीक है ना। कहा जाता है सामान्य वर्ग, लेकिन सामान्य वर्ग ही नहीं है, बल्कि क्या है वह अनारक्षित, सभी लोग लड़ सकते हैं। सामान्य वर्ग तो उसको कहते हैं जिसमें केवल सामान्य वर्ग ही लड़ता है, उसको सामान्य वर्ग कहते हैं ना। तो वैधानिक दृष्टिकोण से जो शब्द है वह सामान्य वर्ग उपयुक्त नहीं है, बल्कि क्या उपयुक्त है, अनारक्षित। इसलिए कहा जाता है उसको अनारक्षित, अर्थात उसमें सभी वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना। दूसरी तरफ क्या आता है, जैसे अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति में चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे वृद्धलला हो, ये तीनों चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, और अनुसूचित जाति महिला, तो उसमें महिला लड़ेगी, ठीक है ना। और जहाँ तक आरक्षण की बात है तो यह आप लोगों को पता होगा कि आरक्षण की जो सुविधाएं हैं या जो आरक्षण के जो लाभ हैं वह उसके जन्म से निर्भर करता है। किससे निर्भर करता है, जन्म से। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वहीं उसकी सुविधा की दृष्टि से जाति मानी जाती है। ठीक है, ऐसे भले बदल जाए, वह चाहे तो अपनी जात बदल सकता है, कब हम ये जात के नहीं ये इस जात के हो गए, ये संप्रदाय के नहीं हम इस संप्रदाय के हो गए, वो बदल सकता है। परंतु जब सुविधा देने की बात आएगी तो उसे सुविधा उसके जन्म के आधार पर मिलेगी। ठीक है, जैसे कोई पुरुष है किसी स्त्री से शादी कर लेता है ना, कोई पुरुष है किसी स्त्री से शादी कर लेता है, तो उसकी स्त्री जिस जाति में जन्म लिया है उसी के आधार पर उसके सुविधाएं मिलेंगी, है ना, उसी के आधार पर सुविधा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से विवाह कर लिया, उसकी जात बदल गई तो उसे वो सुविधाएं मिल जाएंगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। सुविधा देने की जब भी बात आती है तो उसका जन्म आधार होता है। इसमें एक प्रमुख उपदेश है, भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उसको आप नोट कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष वही है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष वही है जो सबको अपने समान ही समझे, जो सबको अपने समान ही समझे। ठीक है ना, यह समानता की बात है। एक सामान्य सी बात आती है कि हमें अच्छा व्यवहार चाहिए तो हमें दूसरे के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यही बात आती है ना। लेकिन इस भौतिकवादी युग में क्या हो रहा है, हम करें ना करें हमको चाहिए। इंसान को इंसान न समझ करके वस्तु की तरह समझ रहा है। दूसरी तरफ देखिए, समाज में सम्मान प्राप्त करने की जो स्थिति बन रही है, इंसान के भीतर इंसानियत की बजाय उस इंसान के पास कितनी भौतिकवादी वस्तुएं इस आधार पर प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा। कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से, कोई बाइक से, कोई 4 पहिया गाड़ी से, कोई हेलीकॉप्टर से। समाज के अधिकांश लोग किसको सम्मान देते हैं, हेलीकॉप्टर वाले को। यह सम्मान अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। अस्थाई है, अस्थाई, लेकिन सम्मान किसको दे रहा है, हेलीकॉप्टर वाले को। एक सामान्य सी बात आप समझती है, किस तरह से इंसान को वस्तु समझते हैं।
कोई किसी से कर्ज मांगता है तो ऐसी स्थिति में एक इंसान दूसरे इंसान को कर्ज देते समय इस बात का ख्याल रखता है कि अब मेरा कर्ज वापस करेगा कि नहीं। क्या समझ लिया? वस्तु क्या समझ लिया? वस्तु समझ लिया। अगर उसकी क्षमता है वापस करने की तो उसे वह व्यक्ति कर्ज दे सकता है, और वापस करने की क्षमता नहीं है तो नहीं देता है। पहले वो आकलन करता है कि देगा कि नहीं देगा। तो इंसान के लोगों ने क्या समझ लिया? वस्तु समझ लिया। क्या समझ लिया? वस्तु। तो समानता की बात है। समानता की बात तो यह है कि हम सभी को समान समझें, सभी को समान समझें, और श्रेष्ठ भी वही है जिसने सबको समान समझा। गांधी जी के समय में एक बार जो स्वच्छकार है वो हड़ताल कर दिए। क्या कर दिया? हड़ताल। कुछ लोगों को गलत काम करते समय लाज या शर्म नहीं आती, परंतु अच्छा काम करने की बारी आ जाए, जैसे कहीं गंदगी अगर उसको सफाई करने की बात आ जाए तो उनको क्या आती है? शर्म आती है, लाज आती है, भला हम इस काम को कैसे करें। कौन सा व्यक्ति है जो हर काम नहीं करता? ऊंची काम व्यक्ति करता है कि नहीं करता? आप अपने जब जूते को साफ करते हो तो मोची भी तो इसी काम को करता है। मोची हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। सुबह फ्रेश होने के लिए शौचालय में जाते हो तो वहाँ स्वच्छकार का काम करते हो कि नहीं करते हो? पानी डालते हो, पानी का प्रयोग करते हो कि नहीं? स्वच्छकार हुए कि नहीं हुए? आप अपना वस्त्र धोते हो तो वाशरमैन हुए कि नहीं हुए? हो गए ना? नहीं हुए। आपकी दाढ़ी बढ़ जाती है, आप उसको बनाते हो, नाई हुए कि नहीं हुए? हो गए ना? हम किसी काम को जब खुद करते हैं तो हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। उसी काम को जब कोई दूसरा करता है तो उसको क्या समझते हैं? श्रेष्ठ नहीं मानते। क्या कहते हैं? कि हम श्रेष्ठ हैं। क्या कहते हैं? हम श्रेष्ठ। काम तो हम भी करते हैं अपना, हम अपना करते हैं, श्रेष्ठ हैं। अब कोई हमारा कार्य करता है तो वह श्रेष्ठ नहीं है, काम तो वही है ना। जबकि श्रेष्ठ कौन है इन दोनों में? जो दूसरे का काम करता है। यहाँ क्या हो रहा है? जो अपना करता है। ठीक उल्टा हो रहा है। हम अपना करते हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं, और जो अन्य लोगों का करता है वह श्रेष्ठ नहीं है। जबकि श्रेष्ठ वही है कि वह अपना भी करता है और दूसरे का भी करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा सर्वश्रेष्ठ पुरुष वही है जो सबको अपने समान समझे। तीसरा पॉइंट इसमें आर्थिक समानता। आर्थिक समानता, आर्थिक की जब भी बात आती है तो उससे जुड़ा हुआ है धन, अर्थ, पूंजी, मुद्रा, रुपया, पैसा, इससे लगा हुआ है। उदाहरण के तौर पर वेतन कैसे निश्चित होना चाहिए किसी का? योग्यता के अनुसार। उसके वेतन योग्यता के अनुसार निश्चित होना चाहिए कि जरूरत के हिसाब? कैसे? जैसे कि अगर कोई है आवश्यकता के हिसाब से वेतन तय होना चाहिए कि योग्यता के हिसाब से तय होना चाहिए? आप बताओ। आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता, जैसे कोई लेबर है काम करने वाला, बताओ, तो उसको आप बताओ कैसे तय करोगे? आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार कैसे तय करोगे? आवश्यकता आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता कैसे तय करोगे? अनिवार्य आवश्यकताएं हमारी तीन ही हैं, भोजन, कपड़ा, मकान। ठीक है ना? ये तीन ही हैं। अर्थात सभी लोगों को सबसे पहले भोजन मिलना चाहिए।
इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले सबको भोजन मिल गया तो उसे वस्त्र भी मिलना चाहिए, ये दूसरी बात। इसके बाद तीसरी बात कि जब सबको अन्न मिल गया, सबको वस्त्र मिल गया, तब उसके बाद मकान, रहने के लिए आवास भी चाहिए। ये आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं विलासिता की चीज़ें हैं, भोग की चीज़ें हैं, ये हमें बखूबी समझना पड़ेगा। ये मोबाइल विलासिता है, ये हमें समझना चाहिए, लेकिन आदत हो गई इसलिए अनिवार्य आवश्यकता से भी ज़्यादा हो गई। व्यक्ति सोता है तो भी देखता है कि हमारा मोबाइल कहाँ है, सुबह उठता है सबसे पहले उसका बैटरी चेक करता है, जैसे लगता है कि उसके बिना वो जिंदा ही नहीं। रेडियो है, टीवी है, ये सब क्या है? विलासिता। साइकिल है, ये सब क्या है? विलासिता की चीज़ें। किसकी चीज़ें हैं? साइकिल की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिसके पास बाइक है, 4 पहिया, वह समझ ले, उसको समझाने के लिए साइकिल की भी चर्चा की जा रही है। तो आर्थिक, उसमें भी आप देखो भोजन लिमिट, सीमित परिवार, कितनी संख्या? हम 2, हमारे 2, कमाने वाला कोई 1 है, और कमाने वाले को लेकर के कुल संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 के लिए खाने के लिए कितना चाहिए, यह निश्चित होगा ना। कैसे निश्चित होगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, और उस कैलोरी को हम किन किन अन्न में या फल में कैसे हम डिवाइड करते हैं, लिक्विड में, दूध में, या कैसे देखते हैं उसको। फिर उसके बाद क्या करेंगे? बाजार में मूल्य निकालेंगे। कोई निकालता है क्या न्यूनतम मजदूरी तय करने से पहले? नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता? निकालना चाहिए। एक व्यक्ति कमाने वाला, उसको लेके 4 खाने वाले, दिन भर की जो उसकी मजदूरी है, तो उस मजदूरी से जो उसे अन्न होता है, जो उसे प्राप्त होता है, उसमें उसका भोजन, उसका कपड़ा और उसका मकान बन ही जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी कुछ इस प्रकार से तय होनी चाहिए। क्या ऐसे तय होता है क्या? नहीं तय होता। तभी तो आप तय करोगे। अगर न्यूनतम मजदूरी हम तय करते हैं कि 250 रुपये, जैसे मान लो भारत सरकार ने कह दिया कि कोई भी किसी से काम कराएगा, इस समय 265 चल रहा है, चलो एक अनुमान के आधार पर बताया, मान लो 265, 300 ही मान लो उदाहरण के तौर पर, तो वह जो न्यूनतम मजदूरी है तय होनी चाहिए प्रति व्यक्ति के कैलोरी के हिसाब से। तब तो बात बनी, तब ना उसकी ज़रूरत पूरा होगी। इसी को बोलते हैं आर्थिक समानता। क्या बोलते हैं? आर्थिक समानता। अर्थात आर्थिक दृष्टि से सभी लोग एक बराबर हों। बराबर तो नहीं होने वाले, लेकिन कोशिश होनी चाहिए। जैसे श्रेणियाँ 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की श्रेणियों में आप 3 ही मान लो, या 3 को आप डबल कर देना, 6 कर लेना अपने हिसाब से। एक पूंजीपति, दूसरा मध्यम वर्ग, और तीसरा निम्न वर्ग। ठीक है। पूंजीपति में भी आप कह सकते हो उच्च पूंजीपति, निम्न पूंजीपति, या एक भाग में और डिवाइड कर सकते हो, उच्च पूंजीपति, मध्यम पूंजीपति और निम्न पूंजीपति। उसी तरह से मध्यम वर्ग को भी आप डिवाइड कर सकते हो, उच्च मध्यम वर्गी, मध्य मध्यम वर्गी और निम्न मध्यम वर्ग। उसी तरह से आप निम्न को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, उच्च निम्न वर्ग, मध्यम निम्न वर्ग और निम्न वर्ग। कितनी संख्या हो गई? 9 हो गई ना? कितनी हो गई? 9 हो गई। संतुलन कौन बनाता है? अगर हम 3 की बात करें, पूंजीपति और मध्यम और निम्न, तो इसमें संतुलन कौन बनाता है? मध्यम बनाता है। कौन बनाता? मध्यम में जो पूंजीपति है, निम्न को क्या समझता है? प्रायः वह वस्तु समझता है। क्या समझता है? वस्तु समझता है। सभी पूंजीपति सभी निम्न को वस्तु नहीं समझते, परंतु अधिकांश
या प्रायः पूंजीपति निम्न को वस्तु समझते हैं। व्यवहार कैसा होगा उनके साथ? वस्तु जैसा होगा। लेकिन इसके बीच में क्या है? एक मध्यम वर्ग है। क्या है? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग क्या करता है? मध्यम वर्ग इस पूंजीपति के भी करीब है और इस निम्न वर्ग के भी करीब है। अगर पूंजीपति वर्ग और निम्न वर्ग में अगर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो उस मतभेद को दूर करने का काम कौन करता है? मध्यम। कौन करता है? मध्यम वर्ग। बात क्लियर हो रही है? और आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि मध्यम वर्ग का जो ईमानदार व्यक्ति है वह निम्न वर्ग में चला जा रहा है। किस में जा रहा है? निम्न वर्ग में चला जा रहा है। मध्यम वर्ग का जो बेईमान व्यक्ति है उस किस में जा रहा है? पूंजीपति में जा रहा है। ठीक है। और मध्यम वर्ग का जो ईमानदार है निम्न वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग का जो बेईमान वर्ग है वह पूंजीपति हो गया। तो मध्यम वर्ग कहाँ गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। और पूंजी वर्ग और निम्न वर्ग में क्या हो गई? खाई हो गई। क्या हो गई? खाई हो गई। इसका अभिप्राय है कि एक के पास खाने के लिए बहुत कुछ हो गया और एक के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। खाने के लिए कुछ भी नहीं। तो जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास खाने के लिए बहुत कुछ है, क्या वो खा पाएगा? खा पाएगा? कोई भूखा हो, इसके पास एक के पास बहुत कुछ रखा पड़ा, जो भूखे लोगों को खाने देंगे? खाने देंगे? मान लो किसी गांव में एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ है अन्न, पूरे गांव में किसी के पास नहीं है, सारे लोग भूखों मर रहे हैं, क्या करेंगे? पहले निवेदन करेंगे हम लोगों की प्राण रक्षा करिए, अन्न दे दीजिए। अगर वह व्यक्ति देता है तो ठीक, नहीं देगा तो क्या करेंगे? अपनी प्राण की रक्षा के लिए जो उस व्यक्ति के पास अन्न है या जो भी संपत्ति है उसको क्या करेंगे? छीन लेंगे। क्या करेंगे? छीन लेंगे। दो रूपों में देखा जा सकता है। जिसकी संपत्ति है अन्न, वो जो चली जाएगी तो कहेगा कि हमको लोगों ने लूट लिया, वही कहेगा ना। और जो लूटने वाला है वो क्या कहेगा? कि हमने जब्त कर लिया। क्या कर लिया? जब्त कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हम लोगों का ही माल तो तुम अपने पास रखे थे। समय के साथ साथ अपनी अपनी लोग व्याख्या करते हैं। इसमें एक विचारक है प्रोफेसर लास्की, उनका कथन आप नोट कर लो। लास्की का आर्थिक समानता से तात्पर्य, आर्थिक समानता से तात्पर्य कि राज्य में, तात्पर्य है कि राज्य में सभी को समान सुविधाएं तथा अवसर प्राप्त हो। समान सुविधाएं तथा अवसर प्राप्त हो। ठीक है ना? और आगे कक्षाओं में जब आप जाओगे या फिर कभी समय मिलेगा देखेंगे, अर्थ पर ही पूरा मार्क्सवाद निर्भर है, लेनिनवाद निर्भर है। जो उग्रवादी संगठनों का जो लोग नेतृत्व करते हैं ये माओवाद निर्भर है। ठीक है ना? ये चीज़ें हैं। तो नंबर 4 में राजनीतिक समानता, नंबर 4 में राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता, इसमें आप नोट कर या समझ लीजिए। आप नोट करने से अच्छा है कि इसको आप, राजनीति में दो चीज़ें, नंबर 1 मतदाता, नंबर 2 उम्मीदवार। वोट देने का जिसको अधिकार प्राप्त है,
ठीक है। एक वोट देने का अधिकार, एक चुनाव लड़ने का अधिकार, ये दो पक्ष हैं राजनीतिक अधिकार में। इसमें किस प्रकार की समानता है? राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता में किस प्रकार की समानता, इसको आप समझ लीजिए। जब दो ही तरह के लोग हैं, एक वोट देने वाला और एक चुनाव लड़ने वाला, समानता किस प्रकार की है? को चाहे किसी जाति का हो, चाहे वह किसी पंथ का हो, चाहे वह कोई भाषा बोलता हो, चाहे वह किसी क्षेत्र का हो, अगर वह भारत का नागरिक है तो मत भी दे सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है। इसको क्या बोलेंगे? राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता। ठीक है ना। अगला है नंबर 5, नागरिक समानता। नागरिक समानता, इसको वैधानिक समानता भी बोलते हैं। नागरिक समानता, ठीक है ना। इसीलिए नागरिक समानता में नागरिक समानता को ही बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए हमारे यहाँ न्यायपालिका की स्थापना की गई और न्यायपालिका में एक शब्द जोड़ा गया, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या जोड़ा गया? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो नागरिक समानता का प्राय है कि जो कोई भी है, संवैधानिक दृष्टि से भारतीय संविधान में सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। कैसा किया जाए? समान व्यवहार किया जाए। अपवाद स्वरूप एक केवल राष्ट्रपति है, भारत का संवैधानिक प्रधान, जो भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, उसे केवल छोड़ दिया जाए जब तक वो अपने पदों पर। इसके अलावा सभी के साथ कानून एक जैसा व्यवहार करता है, चाहे वह एक चौकीदार हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। उसमें से किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उस अपराध के बदले में दोनों को एक जैसी सजा मिलेगी, उसके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। इसको हम समझ सकते हैं कि यही नागरिक समानता है या वैधानिक समानता है। नंबर 6 पे आप नोट कर लीजिए, फिर से धार्मिक शब्द आ गया। धार्मिक समानता है ना, इसको आप पंथ की समानता कर सकते हैं, पंथ की ना, पंथ की समानता। ठीक है। जो हमारी व्यवस्था है इसमें सभी लोगों को जो उनका पंथ है उसके प्रचार प्रसार की सुविधाएं वो कर सकते हैं। कोई भी वयस्क नागरिक किसी भी पंथ को स्वीकार कर सकता है, छोड़ सकता है। यह समानता है, किसी पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इसे बोलते हैं पंथ की समानता। अगला है नंबर 7 में राष्ट्रीय समानता। राष्ट्रीय समानता, राष्ट्रीय समानता का अभिप्राय वैश्विक स्तर पर पूरे संसार में सभी राष्ट्र एक समान हैं। क्या है? एक समान है। हमारे यहाँ जो पंचशील का सिद्धांत है, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, उसमें एक शब्द आता है सह अस्तित्व। क्या है? सह अस्तित्व। इसको क्या बोलते हैं? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तो इसमें राष्ट्रीय समानता में यह जो युद्ध होता है यह ठीक नहीं है। यह जो युद्ध है यह ठीक नहीं है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों के मन में ऐसी सोच होनी चाहिए कि जो कुछ हम युद्ध से जिसका निपटारा करते हैं, बल्कि युद्ध के बजाय हम उसको शांतिपूर्वक बैठ करके उसका निपटारा करें। इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। नंबर 8 सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता, ठीक है ना। संस्कृत में क्या क्या आता है? सांस्कृतिक में रहन सहन, वेशभूषा, बात व्यवहार। संस्कृत में हमारा
प्रमुख रूप से क्या है, संस्कृत में कई चीज़ें जुड़ जाती है, जिससे हमारी भाषा है, हमारा खान पान है, हमारा पहनावा है, ठीक है ना। ये सब क्या है, हमारी संस्कृति है। क्या है? त्योहार भी संस्कृति है। ये क्या है, रिकॉर्डिंग? त्योहार, परंपरा, रीति ये अलग है उससे, है ना, जुड़ा हुआ है, उससे लगा हुआ है, परंतु उससे अलग है। जब हम संस्कृति की बात करें तो सीधे सीधे इसकी बात करें, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें भी समानता, अर्थात जो जिसको मानने वाला है वह उसके हिसाब से चल सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम थोपेंगे दूसरे के ऊपर। जैसे बंगाल के लोग चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा होता है, मच्छी ठीक है ना। और कुछ दूसरे क्षेत्रों के लोग चावल ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, गेहूँ ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो जो जिस क्षेत्र की जो रहन सहन खान पान है उसके अनुरूप हमें यह स्वतंत्रता है, समानता है कि वह अपने इन सब चीज़ों को अपने हिसाब से करे, उसमें किसी प्रकार का कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये रहा आपका सांस्कृतिक समानता। फिर से आप एक बार देख लें कि जो समानता के जो विभिन्न प्रकार हैं उसमें कौन कौन से हैं। नंबर 1 शारीरिक समानता, नंबर 2 सामाजिक समानता, नंबर 3 आर्थिक समानता, नंबर 4 राजनीतिक समानता, नंबर 5 नागरिक समानता, नंबर 6 धार्मिक के बजाय पंथ की समानता, और नंबर 7 राष्ट्रीय समानता, नंबर 8 सांस्कृतिक समानता। ये 8 पॉइंट हैं जिनको आप स्मरण कर लेंगे, जो आगे काम आएगा, ठीक है। इसमें समानता की आवश्यकता, इसे आप समझ सकते हैं, है ना, समानता की आवश्यकता, ठीक है। जैसे हमने आपसे बताया ही कि पूंजीपति, मध्यम और निम्न, तो समानता इसलिए आवश्यक है जिससे कि जो संघर्ष की स्थिति है वह न हो, लोगों में आपस में मैत्री भाव बना रहे और पूरी व्यवस्था सकुशल संचालित होती रहे। एक इसमें आप नोट कर सकते हो श्रीमती इंदिरा गांधी का कथन, श्रीमती इंदिरा गांधी का कथन नोट कर लो। इसी के साथ आज इसको पूरा कर लेते हैं, विराम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचैन हैं, तो उनके हितों का भी हमें ख्याल रखना है। श्रीमती इंदिरा गांधी आर्थिक समानता के बिना, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। लास्की विचारक हैं, उनका कथन नोट कर लीजिए। राजनीतिक समानता तब तक वास्तविक नहीं हो सकती, राजनीतिक समानता तब तक वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि इसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता हो, वास्तविक आर्थिक समानता हो। एक और विचारक है, उनका भी कथन नोट ही कर लीजिए, कोल महोदय। आर्थिक समानता के अभाव में आर्थिक
समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा मात्र रह जाती है। एक पुराण कथा मात्र रह जाती है। ठीक है, आज बस इतना ही।